Hello friends, my name is Pilaram Sahu and you are watching my YouTube channel Learn Physics with Pilaram Sahu। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर बायसिंग की मोस्ट यूज्ड मेथड वोल्टेज डिवाइडर मेथड पढ़ेंगे। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर बायसिंग की 3 मेथड्स पढ़ा था। एट फर्स्ट हमने पढ़ा था बेस बायस मेथड, सेकंड पढ़ा था इमीटर बायस मेथड एंड थर्ड पढ़ा था बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक। यह जो तीनों मेथड्स जो होती थी इनमें स्टेबलाइजेशन बहुत कम मिलता था, इसलिए इन तीनों सर्किट की यूज ज़्यादातर नहीं किया जाता और किसी भी सर्किट में स्टेबलाइजेशन प्राप्त करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर मेथड की यूज किया जाता है। एट फर्स्ट इसके सर्किट डायग्राम देखते हैं। माना यह एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मान लेते हैं यह इसका एमिटर टर्मिनल ई है, इसे मान लेते हैं बेस टर्मिनल बी है और यह कलेक्टर टर्मिनल सी है। चूँकि ट्रांजिस्टर है एन पी एन, करंट की डायरेक्शन होगी पी टू एन नीचे की ओर। यहाँ कलेक्टर में एक रेजिस्टेंट लगा रहता है जिसे कहते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंट, डिनोट करते हैं आर सी से। इसको सप्लाई VCC से कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कलेक्टर को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वह एमीटर से कनेक्टेड रहता है। एमीटर में भी एक रेजिस्टेंट लगा रहता है इस तरह से, जिसे कहते हैं एमीटर रेजिस्टेंट RE। VCC के क्रॉस 2 रेजिस्टेंट होते हैं। एक रेजिस्टेंट होता है R1 और दूसरा रेजिस्टेंट होता है R2। इस तरह से R1 R2। यह जो 2 रेजिस्टेंट R1 R2 होते हैं वह VCC के क्रॉस वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, इसलिए इस मेथड को वोल्टेज डिवाइडर मेथड या पोटेंशियल डिवाइडर मेथड कहते हैं। यहाँ से जो उसको वोल्टेज मिल रहा है वह R1 के क्रॉस बढ़ता है और R2 के अक्रॉस। यहाँ पर जो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज इसको मिलता है यह वोल्टेज इस बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में रखता है और इसके कारण ही रिक्वायर्ड बेस करंट IB फ्लो होता है और इसी के द्वारा ही जो रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होती है वह भी फ्लो होता है। मान लेते हैं कलेक्टर करंट है IC, एमीटर करंट है IE और जो VCC होता है वह कलेक्टर एमीटर जंक्शन को रिवर्स बाइस्ड में रखता है। मान लेते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस है VCE। ठीक है, यह हो गया वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट डिस्क्रिप्शन। इसे मान लेते हैं फिगर 1। यह जो सर्किट होता है इसके इनपुट में 1, 2, 3 रेजिस्टेंट है, जिससे कारण यह जो सर्किट होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए थेवेनिन्स थ्योरम का यूज किया जाता है। जो थेवेनिन्स थ्योरम होता है वह कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल सर्किट में चेंज करता है। यहाँ हम इनपुट सर्किट में थेवेनिन्स थ्योरम यूज करेंगे और जो आउटपुट सर्किट है इसको एज इट इज रखेंगे। एट फर्स्ट आउटपुट सर्किट बना लेते हैं। इस तरह से है। यहाँ एक रेजिस्टेंट है RC, यहाँ एक रेजिस्टेंट है RE और यहाँ जो सप्लाई VCC था इसे मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं VCC। यह इसको रिवर्स बाइस्ड में रखता है, इसलिए ये N टाइप है, P टाइप है, ये N टाइप है। तो यहाँ पर जो N वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है इस तरह से। ठीक है, इनपुट में यहाँ पर जो 2 रेजिस्टेंट R1 R2 है, यह एक रेजिस्टेंट
आर टी एच से रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। आर टी एच होता है थेवेनिन रेजिस्टेंट, जो R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर जो सप्लाई VCC था उसको VTH से रिप्लेस कर दिया जाता है। यह VTH इस जो बेस एमिटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बाइस में रखता है। यह इसका बेस है, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है। ठीक है, अब हम जो इनपुट सर्किट है उसमें KVL अप्लाई करेंगे और आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करके ऑपरेटिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने से पहले हम RTH और VTH को डिफाइन कर देते हैं। RTH है RTH इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 1/RTH इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू ये हो जाएगा R2 प्लस R1/R1R2। फाइनली यहाँ से RTH इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर नीचे कर देंगे, R1/R2/R1 प्लस R2, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हमें RTH की वैल्यू मिल गया और हमें VTH का मान चाहिए। VTH दैट मीन्स R2 के अक्रॉस वोल्टेज। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसमें फ्लो होने वाला करंट है I1 फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। इसके अक्रॉस वोल्टेज है VCC इक्वल टू करंट हमने माना है I1, रेजिस्टेंट है R1 प्लस R2। फाइनली यहाँ से I1 का मान क्या मिलेगा, VCC/R1 प्लस R2। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें यहाँ से VTH का मान चाहिए, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस R2। नाउ वोल्टेज अक्रॉस R2 इज VTH इक्वल टू, इसमें फ्लो होने वाला करंट ये भी I1 ही है, इनटू इसके अक्रॉस रेजिस्टेंट R2। फाइनली VTH इक्वल टू I1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, VCC/R1 प्लस R2 इंटू R2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है फिगर 2, इसमें RTH है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, दैट मीन्स RTH इक्वल टू R1/R2 प्लस R2। और जो थेवेनिन वोल्टेज VTH है इसका वैल्यू है VTH इक्वल टू VCC/R1 प्लस R2 इंटू R2। नाउ अप्लाइंग KVL इन इनपुट सर्किट, वी गेट जो इनपुट सर्किट है उसमें KVL अप्लाई करते हैं। KVL कहता है किसी भी क्लोज सर्किट में वोल्टेज का सम 0 होता है। यहाँ हम एक क्लोज सर्किट कंसिडर करते हैं, यहाँ से ये इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज का सम 0 होगा। या अदर वे में हम कह सकते हैं जितना इसको सप्लाई दिया जा रहा है वह सभी वोल्टेज के सम की इक्वल होगा। यहाँ सप्लाई है VTH, ये प्लस ये माइनस है, VTH इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ मान लेते हैं फ्लो होने वाला करंट IB है,
तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई बी आर टी एच, आई बी आर टी एच प्लस इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी ई प्लस रेजिस्टेंट आर ई का वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ फ्लो होने वाला करंट है आई ई, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा आई ई आर ई। ठीक है, ये हो गया के वी एल वी टी एच इक्वल टू आई बी आर टी एच प्लस वी बी ई। हम जानते हैं आई ई का वैल्यू होता है आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यहाँ हम रख सकते हैं आई की जगह आई बी प्लस आई सी इंटू आर। ठीक है, यहाँ से हमें बेस करंट आई बी के मान चाहिए, इसलिए वी टी एच माइनस इसको यहाँ ले आते हैं वी बी ई इक्वल टू, ये हो जाएगा आई बी आर टी एच प्लस इसको ब्रैकेट हटाते हैं आई बी आर ई प्लस आई सी आर ई। नेक्स्ट होगा वी टी एच माइनस वी बी ई इक्वल टू आई बी आर टी एच प्लस आई बी आर ई प्लस, हम जानते हैं आई सी इक्वल टू होता है बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। यहाँ हम पुट कर सकते हैं बीटा आई बी आर ई। ठीक है, फिर ये यहाँ से हो जाएगा वी टी एच माइनस वी बी ई इक्वल टू, अब आई बी सभी में कॉमन है, आई बी कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा आर टी एच प्लस यहाँ बचेगा आर ई प्लस यहाँ बचेगा बीटा आर ई। बेस करंट फाइंड आउट करना है, आई बी इक्वल टू वी टी एच माइनस वी बी ई अपान, इतना अपान में आ जाएगा आर टी एच प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। ये जो है बेस करंट आई बी का मान है, इसे लिख सकते हैं आई बी इक्वल टू वी टी एच माइनस वी बी ई अपान आर टी एच प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और इसको मान लिए रहते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से हमें बेस करंट का मान मिलेगा इक्वेशन 5 से। फाइनली कलेक्टर करंट क्या होगा, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। इसे मान रखते हैं आई सी इक्वल टू बीटा आई बी का मान वी टी एच माइनस वी बी ई अपान आर टी एच प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। आई सी नेक्स्ट इक्वल टू बीटा वी टी एच माइनस वी बी ई अपान आर टी एच प्लस, दोनों में आर ई कॉमन है, प्लस आर ई, ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 था। यहाँ पर जो है वी बी का मान है वह वी टी एच के मान से बहुत कम होता है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं वी टी एच ग्रेटर देन वी बी ई। और जो बीटा प्लस 1 का मान है उसका मान 1 से बहुत बड़ा है, इसे हम लिख सकते हैं बीटा प्लस 1। बीटा का मान 1 से बहुत बड़ा है, तो बीटा की तुलना में
1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स बीटा प्लस 1 ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा। ठीक है, फाइनली इतना क्या हो जाएगा, RE 1 प्लस बीटा की जगह केवल बीटा लिखेंगे और इसका जो मान है वह RTH से बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हम RTH को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में इक्वेशन 6 क्या होगा, सो IC इक्वल टू बीटा इंटू VCC। VB को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, अपान RTH भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, फिर RE इंटू 1 प्लस बीटा की जगह केवल बीटा लिखेंगे, फाइनली ये कट जाएगा। दैट मीन्स IC इक्वल टू VCC अपान RE। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। यह कलेक्टर करंट IC का मान है जो कि बीटा वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है। अब हम आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सर्किट, वी गेट आउटपुट सर्किट यहाँ पर है कलेक्टर करंट IC, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है VCE। अब KVL अप्लाई करते हैं, यहाँ सप्लाई है VCC इक्वल टू RC के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा IC RC प्लस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VCE प्लस यहाँ वोल्टेज ड्रॉप IERE। ठीक है, फाइनली VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस IE को हम IC के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि इनका रिलेशन होता है IE इक्वल टू IB प्लस IC। बेस करंट IB का जो मान है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से I इक्वल टू क्या मिलेगा, IC, ये हो जाएगा ICRE। फिर यहाँ से VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस ICRE। ठीक है, फाइनली ये हो जाएगा VCC माइनस IC दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में RC प्लस RE इक्वल टू VCE। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। यह जो है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE का एक्सप्रेशन है। इक्वेशन 7 एंड 8 से यह क्लियर है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट का वैल्यू है दैट मीन्स IC और VCE दोनों ही बीटा वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो वोल्टेज डिवाइडर मेथड है वह गुड स्टेबलाइजेशन देता है। अब हम स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर, you know that general formula of stability factor S is given by S equal to beta plus 1 upon 1 minus beta DIB upon DIC। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। यहाँ हमें DIB upon DIC का मान चाहिए, इसके लिए हम इक्वेशन 4 से IB का मान फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 VTH इक्वल टू IB RTH प्लस VBE प्लस
आई बी आर ई प्लस आई सी आर ई। यह हमारा इक्वेशन नंबर 4 था। यहाँ से हम बेस करंट आई बी का मान फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जिसमें आई बी है उस राइट साइड रखेंगे, बाकी सबको लेफ्ट साइड ले आएंगे। ये हो जाएगा वी टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई इक्वल टू आई बी आर टी एच प्लस आई बी आर ई। ठीक है, ये हो जाएगा वी टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई इक्वल टू, दोनों में आई बी कॉमन है, आई बी ब्रैकेट में आर टी एच प्लस आर ई। यहाँ से आई बी का मान होगा आई बी इक्वल टू वी टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर सी अपान आर टी एच प्लस आर ई। ये हो गया आई बी का मान। इसे हम आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डी आई बी अपान डी आई सी मिलेगा। ये हो जाएगा डी आई बी अपान डी आई सी इक्वल टू, ये फर्स्ट जो अपान में है उसको ले लेते हैं, आर टी एच प्लस आर ई इंटू वी टी एच का आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा 0 माइनस वी बी ई का आई सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस आई सी आर सी का आई सी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा आर सी। ठीक है, फाइनली मिलेगा डी आई बी अपान डी आई सी इक्वल टू माइनस आर सी अपान आर टी एच प्लस आर ई। सॉरी जी, ये आर सी नहीं, ये आर ई है, ये भी होगा और ये भी। ठीक है, अब यह मान हम इक्वेशन नंबर 9 में रखेंगे। एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी का मान, ये माइनस में है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आर ई अपान आर टी एच प्लस आर ई। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा आर टी एच प्लस आर ई प्लस 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ बीटा आर ई अपान आर टी एच प्लस आर ई। फाइनली हो जाएगा एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू ऊपर चला जाएगा आर टी एच प्लस आर ई अपान आर टी एच प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। अब यहाँ फिर से जो आर टी एच है उसका मान आर ई के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, दैट मीन्स आर टी एच स्मॉलर देन आर ई। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सिंस एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा आर ई अपान, यहाँ भी आर टी एच नेग्लेक्ट हो जाएगा, इस फाइनली बचेगा आर ई प्लस बीटा आर ई। और इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 इंटू आर ई अपान, दोनों में आर ई कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा बीटा। यहाँ से आर ई कैंसल, यहाँ से आर ई कैंसल,
यहाँ से बीटा प्लस 1, यहाँ 1 प्लस बीटा कैंसिल होकर फाइनली मिलेगा 1। यह जो वोल्टेज डिवाइडर मेथड है इसका स्टेबिलिटी फैक्टर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, जो कि बहुत कम है। इसलिए यह जो वोल्टेज डिवाइडर मेथड है वह गुड स्टेबलाइजेशन देता है। यह जो S की वैल्यू आई है S इक्वल टू 1, यह किसी भी सर्किट के लिए पॉसिबल नहीं होता। यह एक आइडियल वैल्यू है, ठीक है। इसको हम जब RTH को निगलेक्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में इसका मान 1 आ रहा है, लेकिन RTH को हम कभी भी पूर्णतः नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी एक फिक्स वैल्यू है जो कि इसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो आइडियल वैल्यू होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का वह 1 होता है, जो कि किसी भी सर्किट के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसका जो मान है वो ऑलमोस्ट 10 के इक्वल आ सकता है, उससे कम नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। फिर सर्किट के एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज है advantage, this circuit provides good stabilization। ठीक है, यह जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है वह गुड स्टेबलाइजेशन देता है। डिसएडवांटेज है इसका फर्स्ट, सर्किट अरेंजमेंट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो इसका सर्किट अरेंजमेंट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अदर 3 मेथड्स की तुलना में। द सर्किट अरेंजमेंट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर आल्सो वेरी टफ। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वह भी अदर 3 मेथड्स की तुलना में थोड़ा टफ है। तो इसका हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।